दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है जैव मंडल खंड के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी जैव मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टियाँ, भूमि के रूप, जल राशियाँ तथा बस्तियाँ में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो सही उत्तर है बस्तियाँ। दोस्तों बस्तियाँ मानव निर्मित तत्व होने के कारण सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आती हैं, न कि भौतिक तत्व के, जबकि मिट्टियाँ, भूमि के रूप और जल राशियाँ ये भौतिक वातावरण के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा क्षेत्र जहां एक जीवधारी अथवा पादप रहता है वह उसका कहलाता है क्या? तो सही उत्तर है हैबिटेट यानी पर्यावास। दोस्तों हैबिटेट या पर्यावास वह भौतिक पर्यावरण है जहां एक जीवधारी या पादप रहता है। प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहां पर्यावरण के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर्यावास के लक्षणों को इसके संरचनात्मक घटकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे स्थान, भोजन, जल और आश्रय। और पृथ्वी पर मुख्य रूप से 4 पर्यावास हैं: स्थलीय, अलवणीय जल, ज्वार नदमुख और समुद्र। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, आपको सही सुमेलन करना है। पारिस्थितिक नीके, पारिस्थितिक नीके जो शब्द है इसका जो प्रारंभ है या प्रयोगकर्ता हैं, सबसे पहले ये जे ग्रीनेल हैं। गहन पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट नेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इथोलॉजी आईजी सेंट हिलेयर के द्वारा। और पारिस्थितिकी शब्द के प्रवर्तक अर्नेस्ट हैकेल हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। पारिस्थितिक निके शब्द जो है वो ग्रीनेल के द्वारा, गहन पारिस्थितिकी ए नेस यानी अर्नेस्ट नेस के द्वारा, इथोलॉजी शब्द आईजी सेंट हिलेयर के द्वारा और पारिस्थितिकी शब्द जो है हैकेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही उत्तर है गतिशीलता पर। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी के गतिशीलता पर आधारित है और इसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता को बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों पर्यावरण एवं विकास का संबंध। दोस्तों आप जान लीजिए कि ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट, जिसका जो है नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, इसकी विषय वस्तु संवहनी या सतत विकास से संबंधित है, जो पर्यावरण और विकास के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये हैं अर्नेस्ट नेस। दोस्तों अर्नीज नेस या अर्नेस्ट नेस ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है ईपियोडम, अर्नेस्ट हैकेल, कार्ल रिटर और पी हैगेट में से किसने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा ई हैकेल। दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में। दोस्तों आप जान लीजिए, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मनी के जंतु विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था, जिन्होंने ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और पारिस्थितिकी सामान्य रूप से उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले
जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। लेकिन एक प्रश्न और है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में किसने किया? तो सही उत्तर है A.G. टांसले ने। दोस्तों, जीव समूह के चारों ओर विद्यमान परिस्थितियों को जीव समूह का पर्यावरण कहते हैं और जीव समूह और उनके पर्यावरण के मध्य संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द ओइकोस रहने का स्थान और लोगोस यानी अध्ययन से मिलकर बना है और पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। शब्द इकोसिस्टम किसने प्रस्तावित किया? तो A.G. टांसले ने। अगला प्रश्न है, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं? तो उत्तर है इकोटोन। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन या संक्रमिका कहते हैं। ये वो जगह है जहां समुदाय आपस में मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। ये संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है और साथ ही स्थानीय यानी क्षेत्र और जंगल के बीच का क्षेत्र, क्षेत्रीय यानी वन और घास के मैदान के बीच का संक्रमण हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक सीमा यानी संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये इकोटोन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा या संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको इकोटोन या संक्रमिका या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव के विशिष्ट स्थान को क्या कहते हैं? तो गर्तस्थ या नीचे कहा जाता है। आप जान लीजिए दोस्तों, कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक परिवेश को साझा कर सकती हैं, लेकिन पारिस्थितिक कर्मता के बारे में ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक प्रजाति के पशु और पेड़ पौधे एक समुदाय के सदस्य होते हैं और पारिस्थितिक कर्मता एक पारिस्थितिकी तंत्र के उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का वर्णन करती है जो उस प्रजाति के जीवन और प्रजनन के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक प्रजाति की एक क्षेत्र निश्चित और विशिष्ट भूमिका होती है, इसलिए एक ही में दो प्रजातियां लंबे समय तक समान पारिस्थितिक कर्मता पर आधारित नहीं रह सकती हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है कैसे? तो उत्तर है ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों और खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील या गतिशील होता है। पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रारूप पर निर्भर करती है और पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों या पदार्थों का पोषक तत्वों का संचरण ऊर्जा प्रवाह के द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है, सतही पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी में कौन मानव केंद्रित है? तो सही उत्तर है सतही पारिस्थितिकी मानव केंद्रित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी कर्मता या नीचे से संबंधित क्या है? तो ये प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम जो है ये नीचे या पारिस्थितिक कर्मता से संबंधित है। आप जान लीजिए, नीचे ये व्याख्या करती है कि किस तरह से जीव या जीवों के समुदाय वितरित संपदा और प्रतिस्पर्धाओं के साथ पेश आते हैं। पारस्परिक कर्मता जीवों की जीवन शैली को दर्शाता है और सभी जीवों की एक अलग अलग कर्मता होती है जिसमें रहकर जीव अपना जीवन धारण करता है और संतति को जन्म देता है। अगला प्रश्न है, शैवाल तल और भित्तियां, महाद्वीपीय मग्न तट, खुले महासागरों और ज्वारीय नदीमुख पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो सही उत्तर है खुले महासागरों का। आप जान लीजिए दोस्तों, खुले महासागरों का जो है प्राथमिक उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मनुष्य और जैवमंडल कार्यक्रम यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को किस संस्था द्वारा आरंभ किया गया है? तो सही उत्तर है यूनेस्को के द्वारा। और याद रखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मनुष्य और जैवमंडल कार्यक्रम जो है, जिसको शार्ट में MAB कहा जाता है, ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस जीव वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया? तो याद रखिएगा G. एल्टन ने। दोस्तों, C. एल्टन ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया था।
अगला प्रश्न है जैव एकरूपता, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा ह्रास में से किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? तो सही उत्तर है ऊर्जा प्रवाह। दोस्तों आप जान लीजिए पारिस्थितिक तंत्र की संरचना 3 मूलभूत संघटकों से होती है, ऊर्जा संघटक, जैविक संघटक और अजैविक संघटक। सामान्य रूप से पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों तथा विभिन्न जीवधारियों और पर्यावरण के तत्वों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और इसी अंतरक्रिया की व्यवस्था को पारिस्थितिकी कहा जाता है। गहरे समुद्र में जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य होता है और पादप और प्रकाश संश्लेषण सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से आहार करने में लगते हैं और पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से प्रवाहित होती है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व जो है वो ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है पादप, बैक्टीरिया, फफूंद या कवक तथा प्रकाश में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? तो उत्तर है प्रकाश। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश जो है ये आप जान लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर के जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इसे खाद्य जाल या भोजन जाल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण कैसा होता है? तो ये उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि ये अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होता है। ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता और ये सदैव साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है प्रकृति आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, ईंधन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, मानव आधारित पारिस्थितिकी तंत्र और मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और स्तर पर आधारित नहीं है? तो उत्तर है ईंधन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत और स्तर पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है शाकाहारी जंतु आहार श्रृंखला के किस पोषण स्तर से संबंधित हैं? तो उत्तर है पोषण स्तर 2। आहार श्रृंखला में दोस्तों आप जान लीजिए कि विभिन्न क्रमिक पोषण स्तरों की संयुक्त श्रृंखला होती है और आहार श्रृंखला में पहला पोषण स्तर स्वपोषित जीवों का होता है, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत वे शाकाहारी प्राणी शामिल किए जाते हैं जो अपना भोजन पहले पोषण स्तर के पौधों से प्राप्त करते हैं और तृतीय पोषण स्तर के अंतर्गत मांसाहारी से मांसाहारी पशुओं को शामिल किया जाता है जो द्वितीय पोषण स्तर के प्राणियों से मांस के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं और चतुर्थ पोषण स्तर के अंतर्गत मनुष्य आता है जो प्रथम 3 पोषण स्तरों से भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, इसलिए इसको सर्वाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है शेर हिरण, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेर, हिरण, बाघ और मेढक में से शाकाहारी घटक कौन सा है? तो ये हिरण है। आइए देखिए पोषण स्तर और जीव। स्वपोषी घास होती है, शाकाहारी भेड़ है, मांसाहारी तेंदुआ है और सर्वाहारी के अंतर्गत मानव को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है होमो सेपियंस संबंधित शब्द है, तो होमो सेपियंस जानते हैं दोस्तों, ये सर्वाहारी या ओमनीवोर इसे कहा जाता है क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। आहार जाल क्या होता है? तो उत्तर है आहार श्रृंखलाओं का एक अंतःग्रंथित जाल जो होता है उसे आहार जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न है एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले स्वपोषी या हरे पौधे आते हैं, इन पर आश्रित होते हैं शाकाहारी, शाकाहारियों को मांसाहारी अपना भोजन बनाते हैं, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी और फिर अपघटक आते हैं जो कि विभिन्न पोषण स्तरों का सही क्रम है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं। वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। दोस्तों, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाता है वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती है तो क्या? तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से जीव भोजन के लिए घास और मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? तो इन्हें सर्वाहारी जीव कहा जाता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड कैसा होता है? तो ये सीधा खड़ा यानी आधार पर चौड़ा होता है। आप जान लीजिए कि एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तर में जीवों के संपूर्ण जैव भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जैव मात्रा या बायोमास पिरामिड कहा जाता है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार के पिरामिड हमेशा सीधे और ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी पिरामिड इस तरह से होता है तो ये हमेशा ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो जो स्वपोषी होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा क्या है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये अपघटक या डीकम्पोजर्स के द्वारा मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक मृदा में परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस याद रखिएगा 5 दिसंबर को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव और अजैव साम्राज्य के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो सही उत्तर है वियोजक। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में वियोजक जैव और अजैव साम्राज्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों और जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर जो है वियोजित करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, अपर्दन चक्र और ऑक्सीजन चक्र में से कौन सा भू जैव रासायनिक चक्र नहीं है? तो उत्तर है अपर्दन चक्र जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन जड़ परासरण, तड़ित विसर्जन और जैविक क्रिया से संबंधित है? तो नाइट्रोजन चक्र। विश्व पर्यावरण दिवस 2015 का विषय क्या था? तो 7 बिलियन सपने एक ग्रह सावधानी से उपभोग, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2015 का थीम था। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है आपको। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व आवास दिवस अक्टूबर के प्रथम सोमवार को और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व वन्य दिवस को वनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं, जबकि विश्व ओजोन दिवस को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1992, 1991, 1990 और 2005 में से संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष प्रकाश में आई? तो ये 1992 में। आप जान लीजिए दोस्तों कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संपोषणी विकास की अवधारणा प्रकाश में आई। हालांकि इसके पहले ब्रूटलैंड आयोग द्वारा 1987 की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में उसकी चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस की अवधारणा जॉन मैककोनल ने किस वर्ष दी थी? तो याद रखिएगा 1969 में। अगला प्रश्न है, वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ावा देता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है क्या कहलाता है? इसको ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र है, सही नहीं है। ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो गलत कथन, यह एक बंद तंत्र है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र बंद तंत्र नहीं बल्कि एक खुला तंत्र और क्रियाशील और कार्यात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, संतुलित पारिस्थितिकी विकास, समन्वित पारिस्थितिकी विकास और सतत पारिस्थितिकी विकास में से पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा कौन सी है? तो ये तीनों ही पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कई कथन दिए गए हैं, 4 कथन। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, बिल्कुल सही है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता जाता है, तो ये सही है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा की सापेक्षिक क्षति कम होती है, ये सही नहीं है। और बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां आहार ऊर्जा का उपभोग करने में अधिक दक्ष हो जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, गलत कथन इसमें से 3 है कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की सापेक्षिक क्षति कम होती है, ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास या क्षति बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण, यंत्रीकरण में से कौन पारिस्थितिक संकट के कारण है? तो ये सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तीव्र जनसंख्या की वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण और यंत्रीकरण, ये तीनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिक संकट के कारण है, या ये फिर पारिस्थितिक संकट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं, अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।